साइबर सिक्योरिटी यूनिट 3 की क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 3 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम के अंदर। जो भी सारे टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉक्सीज एंड एनोनिमाइजर्स के बारे में समझ लेते हैं। जो प्रॉक्सी होती हैं, ऐसे समझो एक मिडल मैन की तरह होती हैं, जिनका सिंपल मतलब ये होता है कि ये जो यूजर है और जो इंटरनेट के ऊपर सर्वर्स हैं, ऐसे बोले तो जहाँ पर से जो यूजर है वो कनेक्टेड है, उनके बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करता है। जो हमारे आईपी एड्रेस, जो यूजर ने इंटरनेट से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, तो ऑब्वियसली उसको एक आईपी एड्रेस असाइंड होगा। आप आईपी एड्रेस अपना देख भी सकते हैं, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस पर जा करके। तो जो आईपी एड्रेस है उसको क्या करता है, वो हाइड करता है। क्योंकि यूनिट 4 के अंदर आप समझेंगे कि जब अगर आईपी एड्रेस हम हाइड नहीं करेंगे ना, तो हमारे लिए हमारा एड्रेस बेसिकली पता चल जाएगा, किसी को, अटैकर को पता चल जाएगा, या फिर किसी को, जिसके बेसिस पर वो हमें अटैक कर सकते हैं। जैसे इसका एक रियल एग्जांपल होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए, जिससे कि अटैकर एक्चुअल आईपी एड्रेस को एक्सेस न कर पाए। फिर आते हैं एनोनिमाइजर्स। एनोनिमाइजर, जैसे कि नाम बताता है, ये यूजर की आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, आईपी एड्रेस को भी हाइड करते हैं, साथ के साथ हमारी ओवरऑल आइडेंटिटी को तो हाइड कर ही लिया इन्होंने फिर ब्राउजिंग एक्टिविटी या फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी ये क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। ऐसे बोले तो छुपा देते हैं उनको, ठीक है। जैसे कुछ टॉर ब्राउजर्स होते हैं, ओनियन ब्राउजर्स होते हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी सारी की सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री हिडन होगी, यानी कि आप उस पर पूरी तरीके से एनोनिमसली जो भी सर्च करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ एडवांटेज होंगे और कुछ डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज के अंदर ये है कि ऑब्वियसली ये हमें काफ़ी, ऐसे बोले तो एनोनिमिटी प्रोवाइड करेगा, यानी हम लोग सेफली इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। साथ के साथ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और कैशिंग का यूज करके हमें फास्टर इंटरनेट ब्राउज करने में मदद करता है, ठीक है। जबकि डिसएडवांटेज की बात करें तो आज के मार्केट में बहुत सारे ऐसे वीपीएन के भी एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर हैं, जिनका अगर हम सोचें कि हम सेफली यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट सेफ, वो सेफ नहीं होते हैं। जिसकी वजह से हम चाहते तो हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, बट एक्चुअली वो डेटा की लीकेज दे सकते हैं, यानी वो डेटा लीक कर सकते हैं। साथ के साथ ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ वीपीएन्स ऐसे भी होते हैं, एनोनिमाइजर्स कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनके ऊपर केवल लिमिटेड प्रोटोकॉल का ही सपोर्ट होता है, यानी सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि अगर हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन लेकर के चलते हैं इंटरनेट के साथ, सर्वर के साथ, क्लाइंट सर्वर कनेक्शन जो है उसके बीच में, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, देखने में तो लग सकता है कि हाँ ठीक है, इसके अंदर बीच में कोई नहीं है, लेकिन ये काफ़ी वल्नरेबल होगा, यानी एक्सपोज होगा। इसका आईपी, मतलब ऐसे समझे तो बीच में अगर कोई आता है और हमारी आईपी को देखना चाहे, हम क्या चाहते हैं सर्वर से, तो उसको वो देख करके वो फीड करेगा वही सारी चीज़, लेकिन उसके अंदर वो मालवेयर भेज सकता है। जैसे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होती है और बोलती है कि मेरे को ये वीडियो डाउनलोड करना है, तो वो वीडियो के नाम पे कोई मालवेयर, कोई रैनसमवेयर, कोई ऐसी फाइल भी दे सकता है जिससे हमारा सिस्टम क्रैश कर जाए, या फिर उसको ब्रीच कर सकता है हमारे सिस्टम को। फिर जैसे प्रॉक्सी जो होती हैं एनोनिमाइजर्स, ये सिंपली इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी बीच में अगर कोई आता भी है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हमारी नीड क्या है, हमारी आइडेंटिटी एक्चुअली क्या है। जब आइडेंटिटी ही हमारी पता नहीं होगी, तो फिर चाहे हम कुछ भी करें वो पता नहीं चल पाएगा। अब हम लोग फ़िशिंग के बारे में समझ लेते हैं। फ़िशिंग बहुत कॉमन है। फ़िशिंग इतना कॉमन है कि मैं अगर इसका एक एग्जांपल दूँ तो आप काफ़ी आसानी से रिलेट कर पाएँगे। जैसे आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय 1 लाख, इस तरीके से आप क्लिक करिए इस लिंक पर। ये सब जो मैसेजेज होते हैं वो फेक होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोग सोचेंगे कि अरे भाई 1 लाख किस चीज़ का आ गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, शायद आपसे ऐसा भी हो कि आपसे कोई कुछ डिटेल्स, आपके आईपी एड्रेस को ही ट्रैक कर लें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बैंक की तरह ही एग्जैक्ट होम पेज बना के रखेंगे। आपको बोलेंगे कि आप अपने पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करें, और आपका सारा पैसा चला जाएगा। जो भी आपके अकाउंट में होगा, 2000, 5000, 10,000 जो भी होगा वो सब चला जाएगा। इसके कुछ हम लोग टाइप समझ लेते हैं। जैसे मतलब फ़िशिंग के क्या-क्या टाइप्स हो सकते हैं, कैसे हमें स्कैम किया जा सकता है बाय यूजिंग फ़िशिंग। सबसे पहले ईमेल। ईमेल के ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मास मैसेजेस वो सब सबमिट करते हैं, ऐसे बोले तो सेंड करते हैं, जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअली जो मैसेज रिसीव हुआ है वो एक्चुअल कंपनी की तरफ से रिसीव हुआ है, या फिर किसी फेक कंपनी ने हमें मैसेज किया है। वेलिंग, जैसे कि बेसिकली इसके अंदर कोई सीईओ या फिर हायर ऑफिशियल्स को टारगेट किया जाता है। फिर आता है वीसिंग, यानी वॉइस या फ़ोन कॉल। ये भी इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन था, अब तो बहुत डिक्रीज कर गया है, लेकिन एज एन इंडियन मैंने भी इसको फेस किया है। लोग काफ़ी कॉल करते हैं, बोलते हैं आपके अकाउंट में 2000 आ गया, ये करिए आपको सबमिट मिल जाएगा, मतलब पैसा आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। स्पीयर, यानी कि इसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को हम लोग टारगेट करते हैं। स्पीयर यानी स्पेसिफिक पर्सन, ऐसे समझ सकते हैं। स्मिशिंग के अंदर क्या होता है, फिशिंग जो कि एसएमएस बेस्ड होता है, इसके अंदर एसएमएस भेज के अटैक किया जाता है, ठीक है। तो फिशिंग इन सारी टाइप्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करता है कि हम ईमेल के थ्रू फेक एसएमएस भेज दें, वेलिंग करें यानी टारगेट करें किसी पर्टिकुलर सीईओ को, ये सारी चीज़ें। फिर एक आता है एंगलर। एंगलर भी काफ़ी कॉमन है, जिसके अंदर फेक हमें ऐसे एक बताया जाता है कि हम कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैं, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बट एक्चुअली वो कस्टमर से एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। इसकी आप बहुत सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जिनके अंदर
फ्रॉड कॉल सेंटर्स को एक्सपोज किया गया है, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेगा कि जो अटैकर होगा वो एक फेक मैसेज क्रिएट करेगा, या फिर बोले तो फेक पेज भी क्रिएट कर सकता है, जो भी वो जैसे भी बेसिकली अटैक करना चाहे। अब अटैकर की क्या माइंडसेट है ये तो एक्चुअली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप यही होता है कि वो फेक कुछ भी क्रिएट करेगा, चाहे पेज चाहे मैसेज, जो भी वो क्रिएट करना चाहे। फिर वो ऑब्वियसली विक्टिम को भेजेगा। विक्टिम तब होगा, पहले तो वो यूजर होगा, यूजर को वो लिंक भेजेगा, मैसेज भेजेगा, तो उस पर वो क्लिक करेगा, फिर वो विक्टिम बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डेटा को जब डालेगा यूजर उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डेटा जो होगा वो चोरी कर लिया जाएगा अटैकर के द्वारा। एक मैसेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, मैसेज सबसे पहले आएगा जो कि फेक होगा, उस पर जो यूजर होगा वो क्लिक करेगा, फिर अपने डिटेल्स को सबमिट करेगा और फाइनली उसका डेटा चोरी हो जाएगा। अब हम लोग ऑथेंटिकेशन ब्रीचेस देखते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन इन सक्सेसफुल आता होगा, ये सारी चीज़ें आपने देख रखी होंगी, ठीक है। तो पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है कि जो अटैकर्स होते हैं वो सिंपली बहुत सारे तरीक़ों से हमारे पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। एक जो मेन तरीका होता है, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर लोग बहुत सारे 1 2 3 4 5 या फिर वाईफाई के भी ऐसे पासवर्ड रखते हैं। सिंपली लोग सबमिट करते हैं 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एंटर करते रहते हैं रैंडमली। उसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसको पता कर लेते हैं कि क्या पासवर्ड है, ठीक है। तो ताले के अंदर बहुत सारी चाबियाँ लग सकती हैं, वो ट्राई करते रहते हैं कौन सी चाबी काम कर सकती है, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडमली डालते हैं। उनके पास थोड़ा गेस होता है कि नहीं ये पासवर्ड यूजर सेट कर सकता है, यूजर का लेवल क्या है उसके बेसिस पर, ठीक है। जैसे इसके अंदर टाइप क्या होते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन अटैक क्या होता है, एक ऐसे लाइव लॉगिन फेक पेज बना सकते हैं, या फिर एक्चुअल पेज को ही वो बोले तो क्लोन कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर क्या करें, जब हम अपना डिटेल्स को सबमिट करेंगे वो इंस्टाग्राम खुलने की बजाय वो हमारा डिटेल उनके पास चला जाएगा। ऑफलाइन अटैक के अंदर क्या होता है कि पासवर्ड के हैशेस और उन सिंपली अगर ऐसे समझो तो पासवर्ड के हैशेस को वो क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं और फिर उसको क्रैक कर लेते हैं। हैशेस क्या होते हैं पासवर्ड के, वो एक स्ट्रिंग टाइप के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, बाइनरी के अंदर हो सकते हैं, फिर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, वो प्लेटफॉर्म बाय प्लेटफॉर्म डिपेंड करेगा, जिसको सिंपली वो स्टील कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उससे वो वापस से पासवर्ड को क्रैक कर लेंगे, पता कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं कि जो पासवर्ड क्रैकिंग के कुछ टूल्स हैं जो अटैकर्स यूज करते हैं, उनमें से सबसे पहले है जॉन द रिपर, जो कि फास्ट पासवर्ड क्रैकर होता है, जबकि हैशकैट जो होता है वो पासवर्ड की रिकवरी ईजिली कर देता है। उसके बाद हाइड्रा आता है, हाइड्रा का नाम आपने सुना भी होगा शायद, ये जो होता है वो पैरालाइज लॉगिन क्रैकर होता है। जबकि रेनबो क्रैक की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, रेनबो टेबल अटैक टूल, ये बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया मैंने, जो आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। फिर आता है मेड्यूसा जो होता है वो फास्ट होता है, पैरेलल होता है और लॉगिन ब्रूट फोर्सर होता है, ठीक है। ब्रूट फोर्सर का मतलब सिंपल होता है कि मल्टीपल टाइम्स आप ट्राई करते रहें, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। अब डिफेंस प्रोटोकॉल, यानी हमने ये तो समझ लिया कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, किन सारे डिवाइसेस को खतरा तो इससे सब डिवाइसेस को होता है, कौन से टूल्स होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि हम उस पर्टिकुलर पासवर्ड अटैक जो कि बेसिकली पासवर्ड क्रैकिंग है ओवरऑल जो अटैकर्स करते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। बचने का तरीका ये है कि आप सिंबल्स के साथ साथ नंबर कंबाइन करें, साथ के साथ आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि कॉमन पैटर्न जो है उनको अवॉइड करें। उसके बाद बेसिकली मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होते हैं, जिसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आते हैं, उसको भी आप इनेबल करके रखें और 12 से 14 कैरेक्टर कम से कम रखें, मतलब सिंपल ऐसा पासवर्ड रखें जो सिंपल टू अंडरस्टैंड क्रैक ना हो। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे हम कीबोर्ड पर क्या टाइप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं अटैकर्स को। तो जो की लॉगर्स होते हैं वो इसी चीज़ के अंदर बेसिकली आते हैं। की लॉगर्स ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर होते हैं जो कीबोर्ड की हर एक टाइपिंग, यानी हमने क्या टाइप कर रहे हैं उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे टाइपिंग करते समय समझ लो कि पासवर्ड को वो सीक्रेटली क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके अंदर यही आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आ सकता है कि जैसे हार्डवेयर की बात करें तो उसके अंदर क्या आते हैं कि ऐसे फिजिकल यूएसबी डिवाइसेज जो कि हमारे पीसी से अटैच कर दिए जाते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, मालवेयर का यूज करके कुछ ऐसे हिडन प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे टूल्स की बात करें तो स्पाइरिक्स, इलाइट और रेफॉग इसके अंदर आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि जो की लॉगर्स के अंदर हमने तो ये पढ़ा कि बेसिकली सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं या फिर हार्डवेयर भी हो सकते हैं, हम लोग जो भी टाइप करेंगे उसको वो रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अंदर कुछ जो बेसिकली की लॉगर्स के अंदर जो स्पाईवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर जो स्पाईवेयर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि हमारी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, साथ के साथ हमारी कुकीज़, साथ के साथ रूट किट्स और सिस्टम मॉनिटर्स, हर एक चीज़ को बेसिकली ऐसे समझो कि जो की लॉगर्स हैं वो हमारे कीबोर्ड की ओवर की टाइपिंग को डिटेक्ट कर पाते हैं, जबकि स्पाईवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, की लॉगर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये हमारी एक्टिविटी को भी ट्रैक कर पाते हैं, साथ के साथ हमारी कुकीज़ क्या होते हैं, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होते हैं जो कि हमारे डेटा को कंटेन कर रही होती हैं, जो वेबसाइट वगैरह पे यूज होता है। थर्ड पार्टी कुकीज़ वगैरह के बारे में भी सुन रखा होगा, तो ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है।
इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर तो हम अपने पासवर्ड को लूज कर सकते हैं या फिर किसी इसेंशियल जो भी हम टाइप कर रहे हैं इसेंशियल जो टेक्स्ट है उसको लूज कर सकते हैं। लेकिन स्पाईवेयर के अंदर सिंस वो हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे ओवरऑल सेशन के डेटा जो कि वेबसाइट के ऊपर हम यूज कर रहे हैं, हमारी डेटा जो बन रही है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो बहुत लार्जर स्केल पे है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द कीलॉगर के अंदर भी है लेकिन स्पाईवेयर के अंदर ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं एंटी लॉगर की शील्ड। अब जैसे समझो कि वायरस है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीवायरस होता है, तो जो एंटी लॉगर टूल होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, की लॉगर्स को डिटेक्ट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात है। तो यही होते हैं एंटी की लॉगर्स जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, की स्ट्रोक से या फिर बोले की लॉगर से, इन सारे लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग मालवेयर के अंदर अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वायरस के बारे में समझ लेते हैं। जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपली ऐसे समझो कि एक मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो फाइल को इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर हमारे सिस्टम को ओवरऑल डैमेज पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे अगर यूएसबी ड्राइव है उसके अंदर कुछ ऐसे फाइल्स हैं, मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर क्या कर जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनको एक होस्ट फाइल चाहिए और उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैक्रो या फिर बूट सेक्टर इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं वायरस के। फिर हम लोग बात कर लेते हैं वॉर्म्स की। तो वॉर्म क्या होते हैं, वॉर्म जो होते हैं वो रियल लाइफ की तरह ही होते हैं, ये खुद को रेप्लिकेट कर दे जाते हैं। ठीक है, और नेटवर्क के ऊपर ये क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ी से फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं ऑफिस नेटवर्क में, अगर कोई एक कंप्यूटर जो है वो क्या कर देता है कि अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो सारे के सारे कंप्यूटर्स को जो वॉर्म है वो इन्फेक्ट कर सकता है। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी बेसिकली क्या है, मालवेयर का ही एक टाइप है, जहाँ पर एक ऐसे समझे तो एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर की ट्रू कॉपी बन के वो क्या करता है, अटैक को परफॉर्म करता है, यानी कि वो यूजर को धोखा देता है इस केस में। ठीक है, जैसे हम सो जैसे मान लेते हैं कोई गेम का मॉड बना, उसको हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमें तो लगता है कि ये गेम सेफ़ है, मॉड किया गया होगा किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, लेकिन जब हम फेक गेम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर मालवेयर आ जाता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरा मोबाइल जो था उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए थे, मैंने मॉड एप्लीकेशन जब डाउनलोड किया था तो इससे काफ़ी बच के होना होता है। फिर अब आता है बैकडोर। बैकडोर जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक ऐसे हिडन मेथड होते हैं जिसके थ्रू हैकर जो होते हैं, अटैकर जो होते हैं, वो सीक्रेटली हमारे सिस्टम को क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं बैकडोर का मतलब क्या होता है, पीछे के दरवाजे से आना, यानी इनके इसके पास हमें हैकर्स के पास किसी प्रकार का पासवर्ड, किसी प्रकार का सिक्योरिटी, किसी प्रकार का यूजर इन्फॉर्मेशन शायद ना ज़रूरत हो, उसके बावजूद वो सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो वॉर्म्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो ये क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं और एक अगर इन्फेक्ट हो गया तो सारे के सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। जबकि वायरस जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा स्लो स्प्रेड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऐसे बोले तो इसके लिए एक ओरिजिन होस्ट रिक्वायरमेंट होता है, वरना ये नहीं फैलेगा। जैसे यूएसबी ड्राइव से कंप्यूटर के अंदर आता है, जबकि वॉर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब हम लोग स्टेगनोग्राफी और स्टेगनेलाइसिस को समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखो, ऐसे समझो कि हमें कुछ टेक्स्ट फाइल्स भेजनी है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि सीक्रेट डेटा को भेजना है। तो जो सीक्रेट डेटा हमें भेजनी है उनको हम लोग डायरेक्टली नहीं भेजेंगे, उनको हम किसी इमेज या किसी ऑडियो या किसी वीडियो फाइल के अंदर क्या करेंगे, छुपा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फ़ोटो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज किसी के अंदर क्या करेंगे, हम छिपा के अपने एक्चुअल टेक्स्ट को भेज देंगे। तो ये हो गया स्टेगनोग्राफिक। मतलब ऐसे बोले तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने मैसेज को हाइड करते हैं अपने अनुसार किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का यूज करके, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो। तो इस तरीके से क्या करता है, ये हमें एक थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है और अगर हम इसको एन्क्रिप्ट कर देते हैं तो हमें ओवरऑल सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा अचीव हो जाएगा। फिर आता है स्टेगनेलाइसिस। अब देखो, स्टेगनेलाइसिस के लिए यहाँ पर जैसे एक लेंस बनाया गया उसी तरीके से काम करता है, यानी जो भी हिडन सीक्रेट डेटा है उसको जब हम डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये प्रोसेस जो होता है वो होता है स्टेगनेलाइसिस, एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे पुलिस जो होती है हिडन मैसेजेस को क्या करती है, जो भी सारे इमेजेज, बहुत सारे ऐसे होते हैं इमेजेस के अंदर बहुत सारे हिडन डॉक्यूमेंट्स या फिर हिडन टेक्स्ट फाइल भेजे जा सकते हैं। तो जब पुलिस उसको आइडेंटिफाई करती है तो उसको बोलेंगे स्टेगनालाइसिस, और जब वो सेंड हुआ है तो उसको बोलेंगे स्टेगनोग्राफी। डॉस और डीडोस अटैक के बारे में समझ लेते हैं। डॉस अटैक जो होता है वो 1 to 1 होता है, यानी एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर या फिर एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो बहुत अमाउंट ऑफ फाइल हमारे एक सर्वर के ऊपर भेज देता है, जिसकी वजह से इसका एग्जांपल होता है कि वेबसाइट क्रैश कर जाती है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स। जबकि डीडोस अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स एक ही टाइम में बहुत अमाउंट ऑफ फाइल किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर भेज देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा कि जो गेमिंग सर्वर होते हैं उन पर जब बोटनेट अटैक होता है तब। अब इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, वो हैं लोइक, होइक या फिर जोक्सिज, और फिर आता है एचपिंग।
हमने समझ लिया कि डॉस अटैक और डीडोस अटैक क्या होते हैं। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ ये है कि हम कैसे अपने नेटवर्क या फिर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रैफिक को मॉनिटर करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक इंक्रीज करेगी तभी तो सर्वर क्रैश करेगा। तो ट्रैफिक को मॉनिटर करना होगा, साथ के साथ कुछ हार्डवेयर फायरवॉल्स को यूज करना होगा। फिर हमें रेट को लिमिट करना होगा, नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड, उसको हमें लिमिट करना होगा। साथ के साथ इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स और इंट्रूशन प्रोटेक्शन सिस्टम्स के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, उनको इम्प्लॉय करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इंट्रूशन का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर हम अपने काम को प्राइवेटली करना चाहते हैं, जब उसके अंदर कुछ लोग डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रूशन। तो उसको हमें डिटेक्ट करना होगा और उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ये होता है डॉस अटैक के अंदर। तो डॉस अटैक के अंदर मेनली हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, लिमिट करते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल्स को यूज करते हैं, साथ के साथ आईडीएस और आईपीएस सिस्टम्स को हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, यूज करते हैं। आरएफ इंटरसेप्शन यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो इंटरसेप्शन होता है वो इसके अंदर आता है, जो कि वायरलेस अटैक होता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि जब हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं अटैकर। जैसे इंटरसेप्टर एक लगा रखा है, ओरिजिनल ऑरेंज कलर का जो राउटर है वो इंटरसेप्टर हमने लगा रखा है, और ये जो राउटर है वो क्या कर रहा है कि वायरलेस सिग्नल, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रांसमिट कर रहा है इन ऑल द डायरेक्शन। तो जो इंटरसेप्टर होगा वो क्या करेगा, उसको सिंपली क्या करेगा, उसको ट्रैक करेगा। ठीक है, यानी सिग्नल को स्निफ करेगा और पता करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हमने क्या किया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ऐसा तो राउटर है नहीं कि एक डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी मूव करेगी और एक में नहीं। तो जिस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है किसी एक डायरेक्शन में, उसने क्या किया, इंटरसेप्टर का यूज किया, जिसको कि हम बोलेंगे हैकर मोड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देखने की बात करें तो जैसे पब्लिक वाईफाई जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए बोला जाता है ना कि पब्लिक वाईफाई से जो कनेक्शंस होते हैं वो सेफली बनाने चाहिए। तो जो हैकर पब्लिक, जैसे मान लेते हैं कि जो पब्लिक वाईफाई है उसको क्या करेगा, वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा। जब इंटरसेप्ट करेगा तो उसे बहुत सारे पासवर्ड के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारे मैसेजेस के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि राउटर के थ्रू जो सारे भी कंप्यूटर्स डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको राउटर के रिलेटेड ही आईपी एड्रेस असाइंड होता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने वाली बात है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो अटैकर जिसने इंटरसेप्ट बोले तो इंटरसेप्टर जिसने हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, वो पासवर्ड्स, मैसेजेस या फिर लॉगिन डेटा को क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर जो मेन थ्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वाईफाई को फीस कर सकता है वो, या फिर डीएनएस को हाईजैक कर सकता है, डोमेन नेम सिस्टम, फिर आता है पिगी बैकिंग, और फिर आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस भी गेन कर सकता है, क्योंकि उसे पासवर्ड सब कुछ जब पता चल जाएगा तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है। इसके लिए कुछ टूल क्या होते हैं, एयर क्रैक एनजी, वायर शार्क होते हैं, या फिर किस्मेट इसके अंदर आता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसको प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, जो मॉडर्न वाईफाई सिस्टम्स हैं वो इसी का यूज करते हैं। WPA2 या फिर WPA3 भी आया है, उसका एनक्रिप्शन यूज करें, साथ के साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो होते हैं कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू नेटवर्क, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करें अपने आप को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर VPN और हार्डवेयर फायरवॉल्स, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, फायरवॉल्स स्ट्रिक्टली बोलें तो ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि VPNs। ये हार्डवेयर फायरवॉल नहीं है, लेकिन VPN भी जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द इंटरसेप्टर्स। ये डायग्राम आप जरूर बनाएं, ये आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बहुत सारी चीज़ें। एसक्यूएल जो है इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में थर्ड ईयर में पढ़ना है, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज DBMS के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन को समझ लेते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन को आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास टेबल प्रिपेयर्ड है, उस पर्टिकुलर टेबल में कोई आया और उसने तीसरे नंबर पर आपका नाम था, उस नाम को काट करके अपना नाम लिख दिया। इस तरीके से अपना नाम लिखा कि आपको पता भी नहीं चल रहा है और लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हाँ अरे ये तो थर्ड आया है क्लास के अंदर, ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे जब वेबसाइट प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं होती है ना, तो उसके अंदर क्या करता है कि जो अटैकर होता है वो ओवरऑल जो डेटाबेस है उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ का एक्सेस गेन कर सकता है, या फिर पासवर्ड को बाईपास कर सकता है, डेटाबेस का जो डेटा है उसको चोरी कर सकता है। ये सारे काम इसके अंदर बेसिकली ये कर सकता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो मेलिशियस एसक्यूएल क्यूरीज हैं उनको इंसर्ट करना अपने डेटाबेस के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, हम नहीं अटैकर्स मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से थेफ्ट और अनऑथराइज लॉगिन एक्सेस उन लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो इससे प्रिवेंशन का तरीका क्या है कि जो इनपुट जो भी सारे हैं उनको वैलिडेट करना, कि कौन से इनपुट कहाँ से आ रहा है उसको बेसिकली प्रॉपर्ली वैलिडेट करना, क्या वो हमारे सिस्टम से रिलेटेड है, नहीं। उसके लिए ऑब्वियसली हमें जो वेबसाइट वगैरह यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली अलाइन करना होगा, उस पे जो भी मॉडर्न टेक्निक्स या फिर टूल्स हैं उनको यूज करना होगा। साथ के साथ हमें कुछ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स भी यूज करने होंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो सिक्योर एसक्यूएल क्यूरीज हैं उनको यूज करना। ठीक है, ऐसे एसक्यूएल क्यूरी को न यूज करना जिनके बारे में हमें अच्छे से डिटेल में पता नहीं है। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो मेनली होता है वो क्या होता है, डेटाबेस को मैनिपुलेट करने का अटैक होता है, जबकि हम लोग जो बफर
ओवरफ्लो या फिर ओवरलोड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम की जो मेमोरी होती है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा डेटा जब डाल दिया जाता है तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो मेमोरी के अंदर पहले से डेटा प्रेजेंट है, एक चीज़ याद रखिएगा कि मेमोरी के अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट है वो कभी भी डिलीट नहीं होता, उसके ऊपर ओवरराइट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब भी फ़ोन जैसे रीसेट लोग करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि डेटा डिलीट हो गया, नहीं, डेटा उसी के अंदर है। जब भी आप नया डेटा डालेंगे तो उसी को ओवरराइट करता जाएगा, ओवरराइट करता जाएगा। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि बफर ओवरफ्लो का सिंपल मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बफर है, उसके अंदर हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी, तो जो पहले से चीज़ें थी वो क्या करनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, वरना जगह नहीं बचेगा। तो जब प्रोग्राम की मेमोरी में ज़रूरत से ज़्यादा डेटा हम पुट कर देते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी मेमोरी जो होती है वो ओवरराइट होने स्टार्ट कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बफर ओवरफ्लो। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक ग्लास है हमारे पास जिसके अंदर केवल 1 लीटर पानी ही जा सकता है और उसके अंदर अगर हम लोग 2 लीटर डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब जब बफर ओवरफ्लो होगा तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो एलोकेटेड मेमोरी स्पेस है उसकी वो तो पहले ही भर चुका है, अब उसके ऊपर हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश देखने को मिलेगा या फिर मालवेयर जो होता है वो हैकर रन कर सकता है। भाई जो डेटा पहले से थी वो तो इरेज हो गई, नया डेटा उसके अंदर फीड इन हो रहा है, तो नया डेटा के अंदर वो मालवेयर भी डाल सकता है। मालवेयर के अंदर हमने पहले ही पढ़ लिया, वायरस के बारे में पढ़ा, वॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। जो डायग्राम है वहाँ पर यहाँ पर वहीं एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक्चुअल टेबल है उसके अंदर हमने क्या किया कि डिफरेंट डेटा को फीड इन कर दिया, जिसकी वजह से डेटा जो है वो डिसमेंटल यानी कि ख़त्म, बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और दूसरी साइड में जो बफर ओवरफ्लो का डायग्राम है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टैक मेमोरी जैसे हमने यूज किया है, अब हमने क्या किया इसके अंदर बहुत अमाउंट ऑफ डेटा डाल दिया, एक्स्ट्रा डेटा जो कि इलीगल ऐसा डेटा है जिसका कोई काम ही नहीं है। तो होगा क्या कि जो बफर ओवरफ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर मालवेयर भी अगर वो डाल देता है तो इसकी वजह से हमारा सिस्टम जो हो जाएगा वो क्रैश करेगा, अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अब हमने जैसे पढ़ा एसक्यूएल इंजेक्शंस के प्रिवेंशन के तरीके, उसी तरीके से हम लोग बफर ओवरफ्लो के प्रिवेंशन तरीके भी समझ सकते हैं कि बफर ओवरफ्लो से बेसिकली अपने आप को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिक्योर मेमोरी प्रोटेक्शन टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। पहली चीज़, किसी का की यूएसबी अपने डिवाइस के अंदर डालने से बचना होगा। कुछ इसके स्टैंडर्ड्स तरीके हो सकते हैं। फिर हमें बाउंड चेकिंग यानी कि इनपुट साइज की जो लिमिट है ओवरऑल, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम डाउनलोड कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के अंदर जितना स्टोरेज है उससे भी ज़्यादा स्टोरेज का हो, तो ऑब्वियसली वो ओवरराइट कर लेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना होगा। अब हम लोग ह्यूमन इम्पैक्ट यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता है या मेरे बारे में तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें पता है। कोई एक केस ले लेते हैं, ठीक है, मेरे बारे में जैसे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है। उस केस में होगा क्या, अगर मान लो जैसे मेरे को तुम्हारा मोबाइल नंबर पता है मेरे को, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे बारे में सब डिटेल्स पता हैं कि तुम्हारा साइन ऐसे है, तुम्हारी मतलब ओटीपी तो क्या पता चलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़, जैसे मुझे पता है कि तुम्हारे किस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, तुम कैसे सिग्नेचर करते हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, मेरे को आधार कार्ड पर तुम्हारा हाथ लग जाए, पैन कार्ड हाथ लग जाए या फिर बैंक डिटेल पता चल जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बस सिंपल जा कर के मैं तुम्हारे नाम पर लोन ले सकता हूँ, बहुत सारे काम कर सकता हूँ, ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता हूँ या फिर बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ। यही होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ में लग गए ना तो सारी यूनिकनेस का भांडाफोड़ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा फाइनेंशियल फ्रॉड से या फिर इम्पर्सनेशन से। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में, कि हमारी आईडी जो हमारी जो ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन की जो भी सारे डिटेल्स हैं उनको बेटर तरीके से प्रोटेक्ट करना। अब हम लोग अटैक वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं, यानी अटैक कैसे हो सकते हैं हमारी आइडेंटिटी को चोरी करने के लिए। सबसे पहले फिशिंग लिंक के थ्रू, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। फिर आता है अगर हमने अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट किया तो उसके केस में क्या हो जाएगा, इंटरसेप्टर के बारे में जो हमने पढ़ा वो चोरी कर सकता है। मैं रिलेट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जो डेटा ब्रीचेज, ऐसे समझो कि बहुत सारे आज के समय में ऐसी कंपनीज हैं जो केवल डेटा की सेलिंग कर रही हैं। डेटा की सेलिंग क्या, उसके अंदर यूजर के बारे में बहुत सारे डिटेल हैं, जैसे उसका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जो कि आपको पैसे पर बेची जा रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीटली अपना ही तो लॉस है, यूजर का लॉस है। तो इसी की वजह से जो भी जहाँ पर भी आप डेटा दें, एक बार कम से कम ये तो चेक करें कि क्या वो कंपनी सही है, ऑथेंटिकेटेड है, हम लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो यही हमें लाता है प्रिवेंशन पार्ट पे। प्रिवेंशन पार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दो, पासवर्ड और ओटीपी लगाना हो लगा दो। ये बस पढ़ने की चीज़ें नहीं है, ये इंप्लीमेंट करने की चीज़ें हैं, वरना हमारे लिए ही अपना लॉस फेस करना पड़ सकता है।
फिर आता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखो पूरे के पूरे साइबर सिक्योरिटी की समरी यही है कि अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे पासवर्ड को यूज करो जो कि एक बार के लिए तुम भी भूल जाओ, लेकिन भूलने से पहले उसको कहीं पर लिख लो। फिर आता है फिशिंग लिंक्स को अवॉइड करना। साथ के साथ हमें ऐसे वाईफाई को यूज करना जो कि एनक्रिप्टेड हो, जिसके लिए WPA2 या फिर WPA3 के अंदर भी एडवांस्ड कनेक्शन जो वाईफाई के अंदर नए मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई को यूज करने से बचना सबसे 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 इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ऐसे समझो, अगर मैं समराइज करूं तो हमारी पहचान को अगर कोई चोरी कर लेता है तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, हमारे उसके बेसिस पर वो क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी हमारी आइडेंटिटी किसी और के हाथ में लग गई। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं जिसके अंदर मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया है कि साइबर क्राइम के टूल्स क्या हो सकते हैं। अलग अलग मालवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया, ऐप और सिस्टम वेक्टर्स के बारे में समझ लिया, यूजर डेटा वेक्टर और नेटवर्क वेक्टर्स के बारे में समझ लिया। ये डायग्राम बस मैंने शो किया है, आप बना सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के अंदर कौन कौन से अटैक्स या फिर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक समरी के लिए मैंने यहाँ पर भी पेज दे दिया है जो कि बहुत लेस टाइम में आपको आसानी से रिवीजन करने का तरीका हो सकता है। और जो भी प्रिवेंशन स्टेप्स हैं वो ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद आप भूल जाएं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है वैसे, कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने पासवर्ड को अच्छे तरीके से रखना, OTPs किसी को शेयर ना करना और ऐसे लोगों से बचना जो कि आपको अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ये एक रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी है जो आपको अचीव करनी चाहिए। अर्जेंसी क्रिएट करने वाले लोगों से बचे जो तुरंत बोलते हैं कि सर मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ, आप मेरे को OTP वगैरह दे दीजिए। सो ये एग्जाम तक ही ख़त्म नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें, दिस मस्ट गो लाइफ लॉन्ग। इनको आप तब तक ले चलें जब तक आप जी रहे हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का चोरी होने का मतलब ये सिंपल नहीं होता है कि आपके पैसे ही जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है आपको। थैंक यू अलॉट। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो PDF की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। PDF की लिंक को भी आप एक बार चेक करें, जब उस पर क्लिक करें तो क्या ये ऑथेंटिकेटेड और एक्चुअल सही लिंक है या नहीं, आपको रियल वेबसाइट पे ले जा रही है या नहीं ले जा रही है।